जय हिंद। वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज अवेलेबल है लेकर प्रीवियस ईयर पेपर के इस सीरीज में एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है HND 201 जो आपके BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, यानी हिंदी का 201 थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जिसका टाइटल है हिंदी गद्य प्रथम। तो ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था BA थर्ड ईयर का हिंदी का दीनदयाल उपाध्याय में, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके सही आंसर्स क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं क्या है उनके आंसर्स। स्टूडेंट्स साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो के आंसर्स को देखने के दौरान पेन पेपर लेके बैठिएगा और मैं जो आपको छोटी छोटी बातें और बताते जाऊँगा उसको नोट करते जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो सके। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है राजा भोज का सपना के रचनाकार है। तो जो राजा भोज का सपना कृति है, ये इसके लिए ऑप्शन दिया है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की इनकी पदवी मिली थी वो, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा भोज का जो सपना है। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं राजा भोज का सपना, इसके जो लेखक है ये राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जिनको कहा जाता है वो है। इनका जन्म बनारस में हुआ और जो राजा भोज का सपना ये जो कृति है ये 1905 में 1905 जिसको आप कहते हैं इसमें प्रकाशित हुई। ठीक है, तो 1905 में ये प्रकाशित हुई। इन्होंने बनारस अखबार नाम की पत्रिका भी प्रकाशित की। तो याद रख लीजिएगा, इन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, इन्होंने बनारस ठीक है बनारस अखबार नामक की पत्रिका भी प्रकाशित की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था। तो देखिए हिंदी नई चाल में ढली, इसके लिए ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले स्टूडेंट, तब आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने, और डी कह रहा है डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र ने। तो स्टूडेंट बताना चाहूंगा जो हिंदी नई चाल में ढली, जो ये आपका ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873, यार नोट करेगा कि 1873 में 1873 में इनकी आई पुस्तक काल चक्र में ये अंकित थी। ठीक है, यानी ये जो हिंदी नई चाल में ढली इसकी बात इन्होंने काल चक्र पुस्तक में अंकित की थी, जिसमें कुल 175 रचनाएं थी। ठीक है, और इसमें हिंदी नई चाल में ढली याद रख लीजिएगा कि काल चक्र पुस्तक किसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल चक्र पुस्तक में इसका जिक्र किया गया। ठीक है, और इसमें कुल 175 रचनाएं, तो काल चक्र पुस्तक है और इसमें 175 रचनाएं शामिल थी। ठीक है, और 175 रचनाओं के साथ ही साथ इस कृति का नाम रसा भी था। इस कृति का उपनाम जिसको कहा जाता है वो क्या था, रसा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग विशिष्ट रचना है। अब भाषा योग विशिष्ट किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा था लल्लू लाल की, बी कह रहा है सदर प्रसाद मिश्र की, डी कह रहा है श्री प्रसाद निरंजनी की, और डी कह रहा है दयाल अनेमी की। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि भाषा योग वशिष्ठ रचना है राम प्रसाद निरंजनी जी की। इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो रचना है वो खड़ी बोली का परिष्कृत रूप मिलता है। ठीक है, तो इस रचना में खड़ी बोली का परिष्कृत रूप आपको मिलता है, जो सबसे उत्तम रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आया था आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन जो आपके थे, प्रताप नारायण मिश्र को, बी कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, सी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट को, और डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही आधुनिक हिंदी भाषा का प्रवर्तक माना जाता है। और भारतेंदु युग की बात करें स्टूडेंट तो 1850 से 1885 तक। ठीक है, 50 से 85 तक को आप मान सकते हैं। ठीक है, 1850 से आपका 1885 तक के युग को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां न्यारी हैं, ये उक्त कथन किसका है। अब इस कथन की बात कर ले स्टूडेंट, तो ये कथन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ऑप्शन बी है, किसी और ने नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने
का मतलब ये कथन है, ठीक है। और नोट करिएगा कि राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में 9 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। और मृत्यु 14 जुलाई 1896 में, ठीक है। इन्होंने भारतेंदु से पहले हिंदी को अनुकूल बनाने के प्रयत्न किए, ठीक है। इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम मेघदूत का हिंदी रूपांतर किया। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछ देता है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम और मेघदूत का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो आपको याद रखना है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया, ठीक है। और इन्होंने प्रजा हितैषी नाम की शुद्ध हिंदी पत्रिका भी निकाली थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितैषी नाम की पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियोस में आपका टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। चलिए, जो आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी भाषा के किस लिपि के पक्षपति थे? तो देखिए, तो जो अब कौन है जॉन गिल क्राइस्ट, इनका देखिए हिंदी भाषा के विकास में इनका योगदान बड़ा है, ठीक है। ये हिंदी को दरबारी भाषा मानते थे, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, यानी कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग, एक विभाग बनाया गया जिसको हिंदुस्तानी विभाग उसका नाम रखा गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे। और ये कौन थे? तो उसके प्रथम अध्यक्ष, तो यानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो क्या कहते हैं हिंदी भाषा के विकास में बहुत काम किया, ठीक है। इसको आप जाके स्टूडेंट्स और भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो गिल क्राइस्ट ने हिंदी भाषा के लिए किस लिपि की वकालत की? तो इन्होंने फारसी लिपि की, फारसी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, फारसी लिपि की वकालत की। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम, देखिए अब वही क्वेश्चन भी पूछ लिया कि फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए 10 जुलाई 1800 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800, जो आपका ऑप्शन डी है। और भी करीब से इसको देख लेंगे तो 10 जुलाई 1800 को जो वहां का तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड वेलजेली, उसके अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पेपर में स्टूडेंट थोड़ा सा वो गलत छप गया था, यहाँ पंडिताऊ नहीं है, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पंडिताऊपन है, पंडिताऊपन, इसको ध्यान से देखें, जो हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पंडिताऊपन और पूर्वी शब्दों का प्रयोग, तो किस रचनाकार की भाषा में? अब स्टूडेंट यहाँ पे पेन पेपर का काम आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको लिख लेना है। तो पहली बात जान लीजिए, पंडिताऊपन और पूर्वी शब्दों का प्रयोग मुंशी सुखदयाल, ये मुंशी, इनका नाम था मुंशी सुखदयाल, मुंशी सदा सुखलाल, सॉरी, मुंशी सदा सुखलाल जी ने पंडिताऊपन और पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। अब सदल मिश्र ने, इनके भाषा में पूर्वीपन है, देखिए इनकी भाषा की बात करें तो इनके भाषा में पूर्वीपन है। लल्लू लाल की बहुत कुछ प्रमुख कृतियों का नाम लिख लीजिएगा, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी। लल्लू लाल के कुछ प्रमुख कृतियों के नाम मैं आपको बताया जा रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, जिसको दूरदर्शन पे या बहुत सारे टीवी सीरियल में आपने देखा होगा इस तरह की कहानियां, पहले ये जो आया तिलस्मी कहानियां आया करती थी। और मुंशी सदा सुख लाल, तो इन्होंने सुख सागर, लल्लू लाल ने प्रेम सागर, तो इन्होंने सुख सागर में लिखा। और इनकी भाषा में पंडिताऊपन, पूर्वी शब्दों का प्रयोग के साथ ही साथ फारसी शैली का भी प्रभाव है। और गंगा प्रसाद शुक्ल की बात कर लें तो और एक बात, ये सारे पॉइंट्स के बाद साथ ही साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि विष्णु पुराण का अंश लेकर खड़ी बोली में प्रस्तुत किया था मुंशी सदा सुखलाल जी ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ईसा खां की रचना है। देखिए अब मैंने बताया था ईसा खां की रचना के लिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है स्टूडेंट, और ये आपके नेट के, जो आप आगे चल के शिक्षक की परीक्षाओं में बैठेंगे तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर्स को। तो देखिए इंसा अल्लाह खान की रचना क्या है इसमें? रानी केतकी की कहानी, जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, बी, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की रचना है। ये प्रेम सागर जी की रचना नहीं है, ठीक है। और ये हास्य शैली में लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं हास्य शैली, तो हास्य शैली है, इसकी शैली हास्य है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हास्य शैली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध किसके? तो अशोक के फूल की बात करें तो स्टूडेंट अशोक के फूल, ऑप्शन जो कह रहा है कि विद्यानिवास मिश्र का, कुबेर नाथ राय का, ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट यही आपका राइट आंसर है। और ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, और ये 1848 में आया था।
1848, ठीक है, 1848 में ये आया हुआ था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। कह रहा था निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। तो ये किसने कहा, ठीक है। तो ये जो उपरोक्त स्टेटमेंट है, मतलब जो कथन है, तो ये किसका है? तो स्टूडेंट ये हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रमुख कृति है चिंतामणि, जिसको आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। तो चिंतामणि भी उनका है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार की स्टूडेंट, तो इसमें से अब जो ऑप्शन है हमको उसमें से बताना है, ठीक है। तो देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में ऑप्शन पे आप मत दीजिएगा, मेरी बातों को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसमें स्टूडेंट की ऑप्शन सी जो है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट तो है ही, इनके साथ ही साथ मान लीजिए इनका नाम ना देके कुछ और नाम दे दे तो भी आपको जानता। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और राधा चरण गोस्वामी, ये सारे लोग भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोल रहा है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कॉलम गलत दिया हुआ है। तो लल्लू लाल का मैंने पहले ही आपको बता दिया, अभी पहले ही वीडियो में बताया था कि इनकी रचना क्या है, प्रेम सागर। तो ये एकदम ठीक है, ये तो सही है। दूसरी बात कर रहा है कुबेर नाथ राय का प्रिया नीलकंठी, ये देखिए ये वर्क बहुत अच्छा है, इसको आपको समय मिले तो पढ़िए। तो ये बिल्कुल सही है। अब अज्ञेय का कर रहा है पाजेब, तो पाजेब अज्ञेय का नहीं है, ठीक है। पाजेब जो है ये अज्ञेय का वर्क नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये आपका गलत है, समझ लीजिए। और जो सदल मिश्र का नसिकेतो पाखान जो है, पाख्यान, ये सही हो जाता है, ठीक है। ये सही मैच है, यानी अज्ञेय का गलत है, ठीक है। बाकी तीनों लोग का ये वर्क है, इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा। कुछ और बातें बता दे रहा हूँ, जो कुबेर नाथ राय का प्रिया नीलकंठी जो ये वर्क है स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन बी है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वर्क है, यानी जो ये कृति है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इन्होंने ज्ञानपीठ से इसको सम्मानित किया गया है। और अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय जी को का जो वर्क है पाजेब नहीं है, जैसे कितनी नावों पे कितनी बार, इसको भी ज्ञानपीठ अज्ञेय के मिला है। अज्ञेय का जो सही वर्क है कितनी नावों पे कितनी बार, हरी घास पर, हरी घास, ठीक है, हरी घास पर, फिर आंगन के पार, ये सारा इनका अज्ञेय जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट टाइम दे रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेलो, वैसी ही बात करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से? देखिए इसमें लेखक कहता है कि अपने देश में अपनी भाषा का सम्मान करिए, ये नहीं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं और अंग्रेजी का और दूसरी भाषाओं का सम्मान करें। अपने देश में अपनी भाषा का सम्मान नहीं होगा तो कहाँ होगा? और लेखक तो ये पूछ रहा है किस निबंध का लिया गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। ये आपके कौन से भी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है, ठीक है, किस युग के निबंधों की विशेषता है, ठीक है। तो अब ये जो कह रहा है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, तो ये वर्णनात्मक विवरणात्मक जो वर्णन भी दिया गया और तो वर्णन किया गया और विवरण दिया गया, भावनात्मक, ये सारे भारतेंदु युग के जो आपका ऑप्शन बी है युग का विशेषता है, निबंधों की विशेषता। ये सारा गुण बालकृष्ण भट्ट के, ठीक है, जो हिंदी प्रदीप के संपादक भी थे, जो बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप के संपादक थे, उनकी कृति में जो भारतेंदु युग से ही संबंधित है, उनकी कृति में ये सारी चीजें दिखती थी। और ये सारा भारतेंदु युग की ही विशेषता है। उसके लेखक इन चीजों पर ध्यान देते थे, इन चीजों का प्रभाव उनके राइटिंग्स में मिलता था, ठीक है, रचनाओं में मिलता था। ललित निबंधकार है, तो देखिए ललित निबंधकार, अब ये प्रश्न देखिए ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, इसका पहले सही आंसर तो आपका ऑप्शन यही है, विद्यानिवास मिश्र। अब इनको छोड़ के और लोग भी हैं, जो बाकी रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अमृतलाल नागर, ये लोग नहीं है ललित निबंधकार। इनको छोड़ के मान लिया अगर विद्यानिवास मिश्र नहीं देता है तो स्टूडेंट नोट करते जाएगा,
इसके साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ये सारे लोग ललित निबंधकार हैं, ठीक है। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो अमृतलाल नागर जी हैं, इनका मानस का हंस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, तो ये याद रखिएगा। अगला है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? तो देखिए, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार, देश प्रेम, ये सारा भारतेंदु युग जो है ना, इसी की विशेषता है, तो इसको आप ऑप्शन सी कर लीजिएगा, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात, यानी निबंध की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, तो इसका सूत्रपात कहाँ से माना? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग से, ठीक है, भारतेंदु युग से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो हुई छुट्टी, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ। यानी खूब मेहनत से ये लोग काम करते हैं और फिर कहते हैं कि जब फसल आए तो उसको दे ही दो, क्योंकि वो जो है उनको चुकाना है, उनका वो देना है, लगान देनी है, ये सारी चीजें देनी है, तो हमारा जन्म चुकाने के लिए। ये देखिए, अब ये कथन पढ़ के जो छात्रों ने पढ़ा होगा उनको याद भी हो रहा होगा कि ये पूस की रात जो प्रेमचंद जी की रचना है, तो इसमें इसी में का ये कथन है, ठीक है, इस कहानी से ये लाइन ली गई है, ठीक है। आप लोग सारे जो आपके कोर्स में कहानियां या एकांकी लगी हुई है उसके पात्रों को आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। अब अगला 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। कह रहा है, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात, यानी मोदियाइन यानी मोदी की पत्नी यहाँ पे, ठीक है, तो मोदियाइन की बात कड़वी लगती है, उक्त अंश किस कहानी का? एक्चुअली मोदी लोग साहूकार लोग होते थे ना, बिजनेस क्लास से, तो इसीलिए मोदियाइन यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहाँ का है? तो बहुत अच्छे से अगर जब हम आपने स्टूडेंट्स जिन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा होगा तो जान गए कि ये सवधिया फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है, इससे ये लिया गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सवधिया से लिया गया, ठीक है। अगला पूस की, देखिए अब पूस की रात मैंने पहले ही बताया, अब पूस की रात है और उसमें जो उसके पात्र तो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका, हिंदी की पहली कहानी, यही उस इनका नाम है, कहानी की लेखिका का नाम, ये तो हिंदी की पहली कहानी नहीं पूछा है, इनके कहानी का नाम ही है हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का क्या नाम है, जो इनकी रचना है, तो इसका नाम है वंग महिला, ठीक है, वंग महिला, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी दो लोगों को माना जाता है, कुछ लोग इंदुमती को मानते हैं, ये रचना का नाम है हिंदी की पहली कहानी, और हम वास्तव पूछ रहे हैं कि जो पहली कहानी जो आप सुनते हैं वो पहली कहानी हिंदी भाषा में कौन सी है। तो कुछ लोग इंदुमती को मानते हैं, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी, लिख लीजिएगा, पूछा भी जाएगा क्वेश्चन कि ये इंदुमती, तो इसको किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। और कुछ लोग माधव राव सप्रे की लिखी कहानी टोकनी भर मिट्टी, यानी एक टोकनी भर मिट्टी, यानी टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी मिट्टी भी इसका नाम है, उसको भी मानते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंदुमती और टोकरी भर मिट्टी को। अगला कह रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो देखिए, अब ये तो आप जान ही गए होंगे, लहना जो है, लहना सिंह, उसने कहा था, क्या ऑप्शन आपका बी, जो उसने कहा था, इस कहानी का ये पात्र है, और ये 1915 में प्रकाशित है, 1915, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 1915 में ये प्रकाशित हुई है। इन चीजों को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा और सब चीजों को साथ ही साथ नोट करते जाइए। टाइम भले ही आपका लग रहा है, लेकिन आपको बहुत सॉलिड चीजें तैयार हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, उक्त कथन किस कहानी का? यानी वो पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के लिए ही है बस, तो ये कहानी किस, ये जो लाइन है ये किस कहानी से लिया गया? तो देखिए, इसका उत्तर रोज है नहीं, पर्दा भी नहीं, और पूछ की रात नहीं, तो बचा क्या? वापसी, ये वापसी कहानी से लिया गया है। और ये किसकी कहानी है? उषा प्रियमवदा की, उषा प्रियमवदा की कहानी है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, लिख लीजिएगा, किसकी रचनाकार? उषा प्रियमवदा है। अगला है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यानी चोर से ज्यादा फिक्र आबरू की थी,
ये किस कहानी का है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में जो बात करें ये पर्दा कहानी से है, ठीक है, पर्दा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें पूरा वाक्य क्या था कि चोर से ज्यादा फिक्र आबरू की थी, किवाड़ न रहने पे पर्दा ही आबरू का रखवाला था, यही पूरी लाइन है। और इसमें से आपको आधे लाइन की मतलब पूछ लिया गया है, ठीक है। किवाड़ न रहने पे पर्दा ही आबरू का रखवाला था, और ये पर्दा कहानी की लाइन है, ठीक है, पंक्तियां हैं। मालती किस कहानी की पात्र है? अब देखिए मालती अब मालती उसने कहा था, इसमें तो है नहीं। मालती का जो जिक्र है दो जगह मिलता है, प्रेमचंद के गोदान में भी मालती है, और दूसरा रोज, ये जो ऑप्शन सी है ना, इस कहानी की पात्र है, ठीक है। तो प्रेमचंद के उपन्यास में है और यहाँ कहानी में है, तो कहानी का नाम क्या है? रोज। अगला देखिए, संवदिया किस विधा में रचित है? मैंने बताया ना, संवदिया किसकी रानी उषा किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा की। और पूछ रहा है किस विधा में रचित है, तो ये क्या है? संवदिया आपको पहले ही बताया, क्या है आप तो जाने का, एक कहानी है, ठीक है। और ठीक है, संवदिया जो है ये कहानी है, और ये फणेश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। और इसका पात्र कौन है? अगर पूछा जाए संवादिया का पात्र कौन है, तो हरगोविंद इसका पात्र है, ठीक है। और उषा प्रियंवदा की मैंने बात किया था, तो इनका वापसी है, इनकी कहानी का नाम वापसी है, ठीक है। चलिए, हिंदी की पहली कहानी। अब देखिए, अब मैंने दो बता दिया, दोनों में से जिसका नाम आता है आपको उसको साथ जाना है, दोनों नहीं आएगा। कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ लोग उसको मानते हैं, ठीक है। तो पहली कहानी इंदुमती है, जिसके मैंने आपको लेखक का नाम भी बताया कि इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का रचना है, कहानी है। और दूसरी कुछ लोग टोकनी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे की कहानी है, उसको भी मानते हैं। दोनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं आता है। वापसी किसकी कहानी है? अब बात करें वापसी, तो वापसी उषा प्रियंवदा जी की कहानी, ठीक है। वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रियंवदा की कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। अब ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है कर्मभूमि, इसका पात्र ये 1932 में आया था, नोट कर लीजिएगा पहले स्टूडेंट की, ये 1932 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन कहानी है? तो सकीना है, रेणुका देवी ये भी है, नैना भी है, जोहरा। अब इसकी पात्र कौन नहीं है? तो जोहरा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि जोहरा इसके पात्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं है। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक को पैसों साधु सन्यासी तक तो पैसों पे प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्म भूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो जो छात्र ने इस उपन्यास को पढ़ा होगा वो तो तुरंत जान ही गए होंगे कि जो अमरकांत, ये कौन है? ये समरकांत के पिताजी हैं, ठीक है। सॉरी, अमरकांत जो कहानी में, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, कि जो समरकांत है वो अमरकांत के पिताजी हैं। और ये कथन अमरकांत के कहने पे, अमरकांत की बातों से परेशान होकर उनके पिताजी अपने हिसाब से तर्क देने लगते हैं, जो सही नहीं है। तो समरकांत का एक कथन है अमरकांत के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं वजीरा सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ठीक है। इसका सही उत्तर है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। कौन सी समस्या नहीं है? तो कह रहा है किसान समस्या, स्वाधीनता संघर्ष की समस्या, बेमेल विवाह, अत्याचार एवं शोषण की समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि किसान समस्या को नहीं इसमें दिखाया गया। बाकी जो तीनों समस्याएं, स्वाधीनता की, बेमेल विवाह की, अत्याचार की, ये सारी इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको बता दे रहा हूं कि इस पेपर में तो प्रीवियस ईयर में 40 क्वेश्चन थे और आपके मिड टर्म के पेपर आते थे, तो इस बार मिड टर्म नहीं होने जा रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब तैयार रहेगा, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो मिला के आपके 1.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 75 नंबर के हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियायत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो देखिए ये जो कथन है ना ऊपर, ये सुखदा का कथन है। ये किसका कथन है? ये सुखदा का कथन है, ठीक है। ये उपन्यास जो है कर्मभूमि में, ये सुखदा का कथन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है। तो देखिए कर्मभूमि उपन्यास की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी रचना काल है 1932। इसको आपको पहले ही बता दिया है कि 1932।
अमरकांत के पिता का नाम है। अब देखिए अमरकांत, वही मैंने बताया ही पहले, अमरकांत के पिता का नाम क्या है? समरकांत। ऑप्शन आपका सॉरी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, समरकांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्न को उठाते हैं, यानी किस उपन्यास में उठाते हैं? सेवा सदन में, कर्मभूमि में, गबन में, प्रेमाश्रम में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कर्मभूमि में उठाते हैं, ठीक है। अगला है सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो सुखदा की बात करें तो किसमें है सुखदा? प्रेमचंद के कर्मभूमि में है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है, यानी हिंदी उपन्यासों को प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बंगला साहित्य से, ठीक है। देखिए मराठी से नहीं, उड़िया से भी नहीं और गुजराती से नहीं, बंगला साहित्यों से। और बंगला साहित्यों में देखिए उपन्यास जो है वो ये खास करके पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस, इन देशों में इसका चलन बड़ा ज्यादा रहा शुरू में, और वहां से होते हुए इसका चलन भारत भी पहुंचा। तो बंगला साहित्य पे अंग्रेजी का प्रभाव रहा, और अंग्रेजी के प्रभाव से बंगला साहित्य का प्रभाव भारतीय साहित्य यानी हिंदी साहित्यों में पड़ा। बंगला साहित्य भी भारतीय साहित्य है, लेकिन बंगला साहित्य का प्रभाव हिंदी उपन्यासों पे भी पड़ा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट कह रहा है अय्यारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो अय्यारी, तिलिस्मी, ये सब किसकी है? प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों की इसकी विशेषता है, ठीक है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों की ये विशेषता मैंने बताया था ना, बैताल पचीसी और ये सारे जो रचनाएं आई हैं, और ये प्रेमचंद के पहले की रचना मानी जाती है ना, ठीक है। तो जिसमें आपका क्या क्या आता है? सिंहासन, बत्तीसी, बैताल पचीसी, जो लल्लू लाल का है, तो ये सब प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता है, जिसमें अय्यारी, तिलिस्मी, जादुई, ये अलिफ लैला टाइप का सीरियल आप दूरदर्शन पे देखा करते थे, तो ये सब उसी काल के रचनाओं पे आधारित प्रोग्राम है जो आपको टीवी पे दिखाए जाते थे। तो ये प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों से इसका आधार लिया गया है, ठीक है। तो अतः स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स को कवर किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स से आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। ग्रुप में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।